नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पहला अध्याय, जिसका शीर्षक है जनसंचार माध्यम। ज़रा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को यदि छोड़ दिया जाए तो हम और आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लग जाते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो हम बिना बातचीत या संचार के रह ही नहीं सकते। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। अब ज़रा सोचिए, आप क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो आप बहुत देर तक चुप ही नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहकर भी कुछ नहीं कह सकते? जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हो तो आप कुछ कर रहे होते हो सकता है कि आप किसी से नाराज़ हो, उदास हो, तो फिर कुछ सोच रहे हो, यानी कि आप अपने आप से बातें कर रहे हो। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देखकर पूछ सकता है, क्या आप किसी से नाराज़ हैं? क्या किसी बात पर उदास हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं, उसी तरह से न कहकर भी संचार कर रहे होते हैं। हम चाहें या न चाहें, अपने दैनिक जीवन में संचार किए बिना रह ही नहीं सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है और मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक संचार करता रहता है। अब एक छोटे बच्चे को ही ले लो, वो रोकर चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान खींचता है। उसे बोलना तो आता नहीं, अब बोलेगा कैसे? रोकर या चिल्लाकर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा क्या थी? संदेशों के आदान प्रदान की। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाला समय और दूरी को मिटाने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं, आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इन सब चीज़ों के ज़रिए हम संदेशों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे के बीच दूरी और समय को लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो जनसंचार के माध्यमों से हमें कुछ ही मिनटों में खबर मिल जाती है। और अगर वहाँ पर किसी टेलीविज़न समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती हैं। याद कीजिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के आतंकवादी हमले ने पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने घटते देखा। आज हम टेलीविज़न के पर्दे पर दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के माध्यम से देख सकते हैं। आप क्रिकेट मैच। हम जनसंचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में चर्चा करें, लेकिन उससे पहले यह ज़रूरी है संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाए, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक रूप है। अब आप देखिए संचार क्या है। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में तो पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम जिस संचार की बात कर रहे हैं
उससे हमारा तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा सूचना प्रेषित की जाती है और दूसरे तक सूचना पहुँचती है। वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाधक का कार्य करते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। अब आप मानिए कि आपको हिंदी की पुस्तक चाहिए। इसके लिए आपको अपने किसी मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। अब जब आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। तो जाहिर है आप अपनी किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे और उसे लिखकर संदेश भेजेंगे, या बातचीत या संदेश के लिए आप भाषा का भी सहारा ले सकते हैं। अब जबकि आपने भाषा का सहारा लिया तो ये भी एक तरह का चिन्ह है जिसे कूटीकृत या एन्कोडिंग कहा जाता है, क्योंकि ये संचार का दूसरा चरण है। जब आपने पुस्तक मांगी तो सामने वाले को आप जिस भाषा में बोल रहे हैं वो भाषा सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, ताकि आपकी जो संचार प्रक्रिया है वो पूर्ण हो सके। इसके बाद अगला चरण है संदेश। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है, लेकिन संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। माध्यम होना चाहिए, हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। इसके बाद प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, जिसे आप संदेश भेजना चाहते हैं। प्राप्तकर्ता उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है कि उसे जो संदेश मिला है उसका वो अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेगा। इस तरह से यह एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। एनकोडिंग मतलब संदेश देने वाला, डिकोडिंग मतलब संदेश को प्राप्त करने वाला। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो एक समूह भी हो सकता है। मतलब जहाँ तक हम अपनी सूचना को पहुँचाना चाहते हैं वो कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और हम समूह को भी संबोधित कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वो उसके मुताबिक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जैसे आपने अपने मित्र से हिंदी की पुस्तक मांगी, अब वो पुस्तक देगा या नहीं, अब ये क्या चीज़ हुई, ये प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे, फीडबैक। फीडबैक से हमें पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही। बाधाएं जैसे शोर हो सकता है। आपने अपने मित्र को कोई बात कही लेकिन शोर इतना ज़्यादा था कि आपके मित्र तक वो बात पहुंच ही नहीं पाई, आपके मित्र को पता ही नहीं चला कि आपने उनसे क्या कहा है। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच पाएगा। संचार के प्रकार हैं। हमने जो संदेश भेजा, हमने जो संचार प्रक्रिया की, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं। सांकेतिक, मौखिक, अंतःवैयक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, समूह संचार और जनसंचार। अब हम इनको क्रमानुसार इनकी एक एक की हम व्याख्या करते जाएंगे कि ये संचार किस प्रकार के होते हैं। संचार एक जटिल प्रक्रिया है। इसके बहुत सारे ऐसे रूप होते हैं जो एक दूसरे से घुले मिले होते हैं। हम इन्हें किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सांकेतिक संचार। जब हम किसी को इशारे से बुलाते हैं, चाहे वो कोई हमारा परिचित हो या विद्यार्थी हो, किसी को भी हम अगर इशारे से बुलाते हैं तो वो हुआ हमारा सांकेतिक, मतलब संकेतों के माध्यम से हम किसी की ओर इशारा करते हैं, तो सांकेतिक संचार। अगला है मौखिक संचार। अपने से बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते समय हाथ जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं, यह क्या हुआ, मौखिक संचार। मौखिक संचार में अमौखिक क्रियाओं की मदद ली जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, आँखों से, चेहरे से, हाथ की गति आदि का हम सहारा लेते हैं और खुशी, दुख, प्रेम, डर आदि भावनाओं को अमौखिक संचार की द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तीसरा बिंदु है अंतःवैयक्तिक। जब हम कोई योजना बना रहे होते हैं,
या हमें किसी की याद आ रही होती है, हम अकेले बैठे हैं, हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, किसी न किसी को हम याद कर रहे हैं, और इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। वही सोच रहा है, वही प्रश्न कर रहा है और वही प्रश्नों के जवाब भी दे रहा है। जैसे आप मान लीजिए आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान से जो आप इबादत करते हो वो क्या हुआ? अंतः व्यक्तिक, मतलब ईश्वर की प्रार्थना करते समय ईश्वर से जब आप बात करते हो तो वो अंतः व्यक्तिक संचार हुआ। अगला है अंतर्व्यक्तिक। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो हुआ अंतर्व्यक्तिक। इस संचार में फीडबैक तुरंत मिल जाता है क्योंकि जवाब देने वाला आपके बिल्कुल सामने बैठा होता है। यह रूप परिवार और समाज के रिश्तों की बुनियाद है। इस कौशल की ज़रूरत हमें कदम कदम पर पड़ती है। साक्षात्कार में इसी कौशल की परख होती है। पांचवा बिंदु है समूह संचार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब एक समूह आपस में विचार विमर्श करता है तब समूह संचार होता है। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत या बहस के द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता है। विधानसभा या संसद की चर्चा समूह संचार का ही एक उदाहरण है। किसी समिति या पंचायत के लोग समूह संचार के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। हमारा छठा बिंदु है जनसंचार। यह संचार का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रकार है। जब हम व्यक्तियों को समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा एक विशाल वर्ग से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? जनसंचार। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इसी का ही एक रूप है। इसके लिए हमें किसी उपकरण या माध्यम की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे रेडियो, अखबार, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि। आगे देखिए संचार के क्या क्या कार्य हैं। संचार के कार्य क्या प्रयोग कर सकते हैं? जैसे अभी मैंने पीछे उदाहरण दिया था आपको कि हमें अपने किसी मित्र से कोई पुस्तक मांगनी हो, हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हों, सूचना कुछ जानकारी हासिल करने के लिए या बताने के लिए, अभिव्यक्ति अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, सामाजिक संपर्क समाज का प्रयोग हम एक समूह को आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्या या चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए करते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी और हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं क्योंकि यही परिस्थिति की मांग है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। जनसंचार, मैंने क्या बताया? जनसंचार मतलब लोगों का आपस में विचार या सूचनाओं, भावनाओं या जानकारी का आदान प्रदान। संचार क्या हुआ? आपसी बातचीत। लेकिन जनसंचार किसी एक बात को समूह तक पहुंचाना। जनसंचार। जनसंचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है किसी बात या विषय को सबके लिए साझा करना, जबकि कम्युनिकेशन अर्थात संचार का सामान्य अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी भाव अथवा विचार को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। साधारणतः संचार शब्द किसी बात को आगे बढ़ाने, चलाने या फैलाने के लिए उपयुक्त होता है। उल्लेखनीय है कि जब हम अपनी किसी भावना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं और ये प्रक्रिया सामूहिक रूप में होती है तो यही जनसंचार कहलाता है। और आज के युग में तो जनसंचार के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं। जनसंचार किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करता। जनसंचार द्वारा प्रेषित सूचना समस्त जनता के लिए होती है। जनसंचार की प्रक्रिया सुस्पष्ट होती है और उसका ढांचा भी स्पष्ट होता है। प्रतिपुष्टि जनसंचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। जनसंचार माध्यम से मिली सूचनाओं पर श्रोता, दर्शक
वे पाठक की क्या प्रतिक्रिया होती है और उन सूचनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात की जानकारी प्रतिपुष्टि के द्वारा होती है। जनसंचार में संदेश चूंकि मिश्रित जनसमूह को लक्ष्य करके भेजा जाता है और जनसमूह की स्थितियां और रुचियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, अतः संचार विषय वस्तु का चुनाव एवं विवेचन करना कठिन कार्य है। जनसंचार की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें व्यक्ति उस संदेश का चयन करता है जो उसकी मान्यताओं और विशेषताओं के अनुकूल होता है। जनसंचार के विकास ने भौगोलिक एवं समाज की सीमाओं को तोड़ दिया है। हम लाखों किलोमीटर दूर अपने किसी परिचित से बात कर सकते हैं। जनसंचार के कारण ही आज ग्लोबल विलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। सारांश रूप में क्या कहा जा सकता है कि जनसंचार एक प्रहरी अथवा द्वारपाल की भांति सजग होकर समाज की प्रत्येक गतिविधि पर निगरानी रखता है। संचार के कार्य सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श करना। पीछे तो थे संचार के कार्य, अब है जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। ध्यान रखना बच्चों कि संचार अलग है और जनसंचार अलग है। संचार मतलब आपकी प्रतिक्रिया देना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, और जनसंचार मतलब एक समूह तक आपकी बात को पहुंचाना। तो जब जनसंचार होगा तो वो हम किन किन माध्यमों को लेते हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, हम इन माध्यमों का सहारा लेते हैं जनसंचार के लिए। अब क्रमानुसार एक एक को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते जाएंगे। समाचार पत्र पत्रिकाएं जनसंचार की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी है। पत्र पत्रिकाएं और प्रिंट मीडिया हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग और तीव्रता के कारण रेडियो और टेलीविज़न की ताकत ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता हो, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यमों के जरिए ही खबरों का आदान प्रदान होता था। इसके 3 पहलू हैं। पहला, समाचार को संकलित करना, दूसरा उसे संपादित करना और तीसरा उसे पत्रिका में छपने के लिए भेजना, छपने के बाद पाठक तक पहुंचाना। हालांकि तीनों ही काम आपस में बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन पत्रकारिता के तहत पहले 2 कामों को लेते हैं क्योंकि प्रकाशन और वितरण का कार्य तकनीकी और प्रबंधीय विभागों के अधीन होते हैं, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन के काम के लिए एक विशेष बौद्धिक और पत्रकारीय कौशल की अपेक्षा होती है। दूसरा माध्यम है रेडियो। पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो रेडियो है। सन 1895 में जब इटली के इलेक्ट्रिक इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कामयाबी हासिल की, तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्व में आया। भारत ने 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया। 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। बच्चों, यहाँ पर यह प्रश्न एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके थे, जिसमें लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर। सूचना और शिक्षा के अलावा देश की सामाजिक संस्कृति को उभारने और राष्ट्रीय नवनिर्माण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक आवाज़ देने का काम रेडियो ने ही किया। आज आकाशवाणी देश की 24 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। 1993 में FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत के बाद रेडियो के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आई, लेकिन उन्हें अभी समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति नहीं है।
लंबे अरसे तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण रेडियो में आ गई जड़ता को तोड़ने की पहल 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले की। इसमें क्या फैसला लिया गया कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता, उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। एफएम के दूसरे चरण के साथ देश के 90 शहरों और 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। ध्वनि तरंगों के जरिए ये देश के कोने कोने तक पहुंचा है। दूर दराज के गांव जहां पे आज भी मनोरंजन के साधन रेडियो ही हैं और मनोरंजन के साथ साथ बाहरी दुनिया से जुड़ने का भी एक साधन है। अखबार और टेलीविज़न की तुलना में ये सस्ता भी कितना है। इसलिए भारत के दूर दराज इलाकों में रेडियो क्लब भी बना लिए गए हैं। जनसंचार का एक प्रमुख माध्यम है टेलीविज़न। आज टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई। इसका मकसद क्या था? शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन देना। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांव में टीवी लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में टीवी सेवा आरंभ हुई। अप्रैल 1976 में इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट लिखी गई। इस रिपोर्ट में लिखा गया, हमारे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए बन रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग तरह का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि यह युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा उतना ही CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद तो जैसे टीवी में निजी चैनलों की बाढ़ सी आ गई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्द ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी प्रारंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV, VTV जैसे विशुद्ध पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया। लेकिन टेलीविज़न का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में GTV, स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में न्यूज़ और स्टार न्यूज़ नामक चैनल आए। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान को मानते थे, वहीं इन्हीं निजी चैनलों का मकसद व्यवसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे जहां टेलीविज़न समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ। वहीं एक अंधी दौड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का हनन भी हुआ। जनसंचार का एक माध्यम है सिनेमा। यह सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। हालांकि यह जनसंचार किसी अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस एडिसन को जाता है। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र। 1931 में
पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा और इसके बाद से तो इन फिल्मों का दौर शुरू हो गया। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाले सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने, उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में ही पथेर पंचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शक्ल ली 60 के दशक के आखिरी वर्षों में, और यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इसके बाद साफ सुथरी पारिवारिक फिल्मों को भी पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक पहुंच गई है। इस तरह की फिल्मों में दर्शक को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा इस कदर हावी होने लगा कि वो मुनाफा कमाने का एक प्रमुख हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन पर बहुत गलत प्रभाव छोड़ा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यम में से एक है। इसके कई और आयाम हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्यधिक तकनीक के साथ इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का एक माध्यम भी बना है। अगला जनसंचार माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। तब एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। उसकी पहुँच दुनिया के कोने कोने तक है और इसकी रफ्तार का तो जवाब ही नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार या पत्रिका को फटाफट पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। एक पल में ही, चुटकी बजाते ही आप अपने काम की चीज़ को तुरंत खोज लेते हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। आप सवाल जवाब, बहस आदि में भाग ले सकते हैं। आप चैटिंग कर सकते हैं। मन हुआ तो आप ब्लॉग भी बना सकते हो और संचार की नई संभावनाओं को जगा सकते हो। हर माध्यम में कुछ गुण और अवगुण होते हैं। इंटरनेट में जहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं दूसरी ओर इसमें कुछ खामियां भी हैं। सबसे पहले खामी तो ये है कि इसमें ऐसी सामग्री भर दी गई है जिसका बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी खामी क्या है कि इसका दुरुपयोग भी देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में जब इंटरनेट बैंकिंग शुरू हुई तो और भी हम ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम प्रतिदिन सुनते रहते हैं। जनसंचार के माध्यमों के प्रभाव, इनकी विशेषताएं क्या है? प्रातःकाल सर्वप्रथम लोग अखबार के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। दिन भर की खबरें रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट के द्वारा प्राप्त की जा रही हैं। जैसा कि आप आज के संदर्भ में ले लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती हो रही है, तो हम कैसे फटाफट हर पल की जानकारी रख रहे हैं। खरीदारी करने के लिए युवा पीढ़ी विशेष रूप से इंटरनेट का प्रयोग करती है। आजकल कितने ही खरीदारी के लिए ऐप्स आ गए हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, नायका आदि। सूचनाएं प्राप्त करने, टिकट बिल आदि का भुगतान करने, मनोरंजन करने, धर्म संबंधी जानकारी आदि जनसंचार माध्यमों के द्वारा प्राप्त की जा रही है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा हम कह सकते हैं कि आज सभी का जीवन बहुत सरल बन गया है। जनसंचार माध्यमों द्वारा ही पारदर्शिता बढ़ी है। लोगों को जागरूक बनाने में जनसंचार माध्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि समस्याओं में सुधार जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही संभव हो पाया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से जनसंचार माध्यमों के कुछ सकारात्मक पक्ष आपने पढ़े
तो इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। जनसंचार माध्यमों के द्वारा समाज में असामाजिक तत्वों की वृद्धि हुई है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा काल्पनिक और लुभावनी भाषा के द्वारा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। इसके कारण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा अश्लीलता में वृद्धि हुई है। जनसंचार माध्यमों का सीधा संबंध सार्वजनिक हित से जुड़ा होता है। उपर्युक्त सभी पक्षों को देखते हुए कहा जा सकता है कि फैशन, संस्कृति, खान पान, लोगों की रुचियों और आदतों को बदलने एवं प्रभावित करने में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनसंचार माध्यमों के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जनसंचार माध्यम यहाँ लोगों को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वहीं इसके नकारात्मक पक्षों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम सोच विचार करके ही जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रसारित की जाने वाली सामग्री को ग्रहण करें, तभी हम इसका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है आपने इस पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।